हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स स्पॉटलाइट। तो गाइस, आज की वीडियो में डिस्कशन करने वाली हूँ उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो बार बार नेट एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर रहे हैं बट जेआरएफ नहीं हो पा रहा है। क्योंकि बहुत बताते हैं आपको कि फर्स्ट टाइम में नेट क्वालिफाई हो जाएगा, फर्स्ट टाइम में जेआरएफ क्वालिफाई हो जाएगा, बट व्हाट अबाउट दोज जो काफी टाइम से ट्राई कर रहे हैं, काफी बार नेट एग्जामिनेशन क्लियर कर चुके हैं। क्या चीजें हैं जो आपको रोकती हैं जेआरएफ तक पहुंचने में? क्या गलतियां आप लोग कर रहे हो? क्या चीजें हैं जिन पे आप ध्यान नहीं दे रहे हो? उनको अगर आप सही कर लेते हो, अपनी जो प्रिपरेशन है उनमें कुछ चीजें ऐड ऑन कर लोगे, कुछ चीजें सही कर लोगे, तो आप बहुत इजीली जेआरएफ तक भी पहुंच सकते हो। ये जो फासला है 10 से 15 नंबर का, इनको आप कैसे दूर कर सकते हो और अपना जो एम है नेट से जेआरएफ तक अचीव करना है आपको जेआरएफ, तो वो पूरा हो सकता है। तो उसी के बारे में डिस्कशन रहेगी। जो कुछ गलतियां जो मैंने ऑब्जर्व की हैं जब मैं पढ़ रही थी, तो मुझे क्या प्रॉब्लम्स हो रही थी कि मैं नेट नहीं कर पा रही थी, या फिर जब मॉक टेस्ट लगाती थी तो अच्छा स्कोर नहीं कर पा रही थी। एंड जो मेरे साथ पढ़ रहे थे, जो मेरे साथ वाले बैचमेट्स थे, उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं कि वो बार बार नेट करते जा रहे हैं। मैं काफी स्टूडेंट्स को जानती हूँ, काफी जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनको जानती हूँ जो नेट बार बार क्लियर कर रहे हैं बट वो जेआरएफ तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? उन सभी के बारे में डिस्कशन करते हुए चलेंगे। जो भी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए उन सभी के साथ जो ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। मेरा नाम है आयुषी और हाल ही में यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है। आपके लिए पेपर 1 और पेपर 2 की क्लासेस लेके आती हूँ। जेआरएफ अड्डा पे एडुकेटर हूँ, तो आप मुझे जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। पेड बैच हमारा जल्दी स्टार्ट होने वाला है, जो दिसंबर को टारगेट करते हुए हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो जुलाई में आपका ये पेड बैच भी स्टार्ट हो जाएगा। पेपर 1 एंड पेपर 2 कंप्लीट आपको कोर्स मिल जाएगा 7,000 रुपीज में। पेपर 1 प्लस पेपर 2 का कंप्लीट कोर्स जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा दिसंबर के लिए। और फटाफट से आप एनरोलमेंट ले सकते हैं ताकि आप सीट बुक कर लें। एंड जो भी रिकॉर्डिंग्स हैं, अगर आप अभी जून के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हो, डायरेक्टली दिसंबर को ही टारगेट कर रहे हो, तो आपके पास रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हो जाएंगी और वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। आपको एक बेटर आइडिया मिल जाएगा और इतने टाइम पीरियड में आप 1 से 2 यूनिट कवर कर सकते हो, जिसमें आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस है, जिसमें आपको पता है कि ये यूनिट्स मुझे अच्छे से आती हैं। जस्ट एक बार रिवीजन हो जाती है और पता लग जाता है किस तरीके से आपको पढ़ना है, तो उन यूनिट्स को आप इस टाइम पे कवर कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा चांस है आपके पास कि आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स जून को टारगेट कर रहे हैं, तो उनके लिए अभी जो काम करेंगी चीजें वो है टेस्ट सीरीज एंड हैंड रिटन नोट्स। अगर आप लेना चाहते हो, अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं, तो आपको कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स मिल जाएंगे। एंड साथ ही साथ जो टॉप टॉपिक्स होते हैं पेपर 1 के, उनकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। टॉप 50 टॉपिक्स की पीडीएफ आपके पास होगी, तो आपको मटेरियल मिल जाएगा और सफिशिएंट मटेरियल होगा आपके पास, तो आप अच्छे से उसको रीड करके पढ़ सकते हैं। और वीडियो कोर्सेज इसके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे अवेलेबल है। आप जेआरएफ अड्डा यूट्यूब चैनल से वीडियो कोर्सेज को कवर कर सकते हैं। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं कि क्या चीजें हैं जो आपको कहीं ना कहीं रोकती हैं नेट से जेआरएफ होने में। जो नेट से जेआरएफ का सफर है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेट के लिए आप प्रिपेयर करते हो, जितना एफर्ट आपको नेट के लिए प्रिपेयर करने में लगता है, उतना ही सेम एफर्ट आपको नेट से जेआरएफ तक जाने में लगता है। क्योंकि नेट में आप टॉप 6% कैंडिडेट्स का पार्ट बन रहे हैं, जेआरएफ में उनमें से भी टॉप 1% कैंडिडेट्स का पार्ट बन रहे हो। तो बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत तो है, बट कैसे आप इस आपने जो मेहनत की है टॉप 6% में आने में, उसको आप यूज कर सकते हो टॉप 1% में आने में, उसके रिगार्डिंग डिस्कशन आज हम करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो ध्यान से हर एक चीज को समझते हुए चलिएगा। जो पॉइंट्स मैंने अपनी ऑब्जर्वेशन से निकाले हैं, उन पॉइंट्स को आपके सामने रखूंगी। अगर आपको भी लगता है कि यस आप ये गलतियां कर रहे हो और इनमें इंप्रूवमेंट लाने की जरूरत है, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और आपको ये चीजें बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी, कहीं ना कहीं आपको एक बेटर आइडिया देंगी कि यस मुझे ये चीजें करनी है और ये चीजें नहीं करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज जो मैंने ऑब्जर्व की है, जो नेट बार बार क्लियर आप कर रहे हो, उसमें एक गलती जो बहुत बड़ी गलती है, दैट इज आप एक टाइम पे 3 से 4 एडुकेटर्स को फॉलो करते हो। ठीक है, नो डाउट आपके पास अवेलेबिलिटी बहुत है। यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको दिन की 50 वीडियोस मिल जाएंगे। अगर मैं पेपर 2 की बात करूं तो पेपर 2 की भी दिन की 50 वीडियो मिल जाएंगी, और पेपर 1 की अगर बात की जाए तो 100 से 150 वीडियोस मिल जाएंगी जो आपको पेपर 1 पढ़ा रहे होंगे और पेपर 2 पढ़ा रहे होंगे। तो आपको एक वाइजली डिसीजन बनाना है। आपको ये चीज लगती है जो यूट्यूब से कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी से प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि हाँ ये चीजें ये एजुकेटर के द्वारा बताई गई हैं इंपॉर्टेंट होंगी, तो आप उनकी क्लास में जाके वो कवर करते हो, फिर सेम चीज दूसरी क्लास में जाके कवर करते हो, फिर सेम चीज तीसरी क्लास में जाके कवर करते हो। हर टीचर के पढ़ाने का तरीका अलग है, बट जब आप एक चीज को 3 से 4 एजुकेटर से पढ़ते हुए चलते हो, तो हर तरीके में आप कंफर्टेबल नहीं हो सकते हैं। शायद आपको कुछ कुछ पॉइंट्स अच्छे लगे सभी एजुकेटर्स के,
बट क्या आप एक ही चीज बार बार सभी एडुकेटर से पढ़ोगे तो अलग अलग तरीके से चीजें पढ़ाई जाएंगी, तो वो आपको कंसंट्रेट करके पढ़ने में हेल्प नहीं करती हैं। आपके पास ओवरलोड हो जाता है, और जब ओवरलोड हो जाता है तो चीजें अच्छे से सेटल नहीं होती हैं। तो ये एक बड़ी गलती जो मुझे लगता है काफी स्टूडेंट्स करते हैं। फिर उसके बाद जब आप 3-4 एडुकेटर को फॉलो करोगे तो हर एक एडुकेटर वो हर टॉपिक को कवर करेंगे, कंप्लीट सिलेबस आपको बताएंगे, और फिर आप सेम टॉपिक को डिफरेंट एडुकेटर से पढ़ोगे तो वहां पे और ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है, जहां पे आप क्या कर रहे हो, एक टॉपिक को बार बार रिवाइज करते जा रहे हो, बार बार पढ़ते जा रहे हो। हम बोलते हैं कि रिवीजन बहुत अच्छी है, बार बार आपको रिवाइज करना होता है, रिवीजन करना इज बेनिफिशियल। बट वो रिवीजन क्या है कि एक बार आपने पढ़ा है, उस एक बार पढ़े हुए को बार बार रिवाइज करना है, ना कि एक ही चीज को आप 4 जगह से पढ़ रहे हो देन उसको आप रिवीजन बोल रहे हो। ये रिवीजन नहीं है, ये आपको कहीं ना कहीं पीछे कर देंगी, आपके जो फेलोमेट्स होंगे वो कहीं ना कहीं आगे निकल जाएंगे। तो अगर आप ये अभी भी गलती कर रहे हो कि एक टॉपिक को डिफरेंट टीचर से पढ़ रहे हो, अभी कुछ टाइम पहले एक डिस्कशन हो रही थी, तो ये मुद्दा था कि एक टॉपिक को एक एडुकेटर से पढ़ा जाए या एक टॉपिक को डिफरेंट एडुकेटर से पढ़ा जाए। तो देयर आर स्टूडेंट्स जो बोल रहे थे कि एक टॉपिक को एक एडुकेटर से पढ़ना चाहिए, बट देयर आर सम स्टूडेंट्स जो ये बोल रहे थे कि नहीं, एक टॉपिक को डिफरेंट एडुकेटर से पढ़ना चाहिए, क्योंकि हर एक एडुकेटर कुछ ना कुछ न्यू उसमें चीजें ऐड ऑन करते हैं। जब हर एक एडुकेटर एक टॉपिक में कुछ ना कुछ न्यू चीजें ऐड ऑन करेंगे, तो आप ये समझो कि आपने एक टॉपिक पढ़ना था, एडुकेटर ने 1 घंटे में पढ़ाया, उन्होंने 1 घंटे के लिए लेक्चर जब प्रिपेयर किया होगा तो उन्होंने बहुत सारी चीजें पढ़ के आपको फिर 1 घंटे का लेक्चर दिया। जब आप एक टॉपिक को 4 एडुकेटर से पढ़ोगे तो 4 घंटे आप पढ़ोगे। उसके पीछे जो एडुकेटर ने 3-4 घंटे मेहनत की है, हर एक एडुकेटर ने, तो उनका अगर आप टाइम लगाओ तो आप पूरे दिन में सिर्फ एक टॉपिक पढ़ोगे? क्या इतना समय है आपके पास? क्या आप इतना टाइम दे सकते हो? नहीं। इसीलिए ये चीज बोली जाती है कि एक टॉपिक को एक एडुकेटर से पढ़िए। और अगर आप ये गलती कर रहे हो तो देयर आर हाई चांसेस कि आप बार बार उसी लूप में फंसते चलोगे। नेट आप कर लेते हो क्योंकि आप बहुत पढ़ते हो, बट जेआरएफ के लिए आपको थोड़ा चीजें स्मार्टली लेके चलनी पड़ेंगी। अपने आप सिलेबस को थोड़ा कन्फाइंड रखना पड़ेगा और उस अकॉर्डिंग आपको पढ़ते हुए चलना पड़ेगा। फिर इसके बाद अब इससे होगा क्या, जब आप 2 से 3 एडुकेटर को फॉलो कर रहे होंगे, एक टॉपिक बार बार अलग अलग एडुकेटर से पढ़ रहे होंगे, तो आप उनके नोट्स भी बार बार बनाएंगे। जब रिपीटेड नोट्स बनेंगे तो सारा समय नोट मेकिंग में ही चला जाएगा। और अब जो लास्ट टाइम है, क्या ये हमारा समय नोट मेकिंग में जाना चाहिए? नोट मेकिंग करनी है, बट वो इफेक्टिव नोट मेकिंग होगी। और वो इफेक्टिव नोट मेकिंग कैसे बनेगी? जो आपने ऑलरेडी नोट्स बनाए हुए हैं उनकी जब आप रिवीजन करके उसको रिकॉल करोगे चीजों को, तो वो इफेक्टिव नोट्स बनेंगे, जहां पे आप सिर्फ हेडिंग्स लिख रहे होंगे और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं, बाकी सारी चीजें आपके माइंड में हो जानी चाहिए। बट अगर आप जब आप 3 से 4 एडुकेटर से पढ़ोगे एक ही टॉपिक को, जो वो अलग अलग चीजें बताएंगे आपको, तो आप उनको नोट्स को ही ऐड ऑन करते रहोगे, उन नोट्स में ही चीजें, तो टाइम बहुत ज्यादा निकल जाएगा। अभी ये जो समय है, ये समय है जो चीजें आपके पास है उनको कंसोलिडेट करिए, उनको अच्छे से पढ़िए, उनको अपने माइंड में सेटल डाउन करिए। ठीक है, उनको अपने ब्रेन में डाल लीजिए कि हाँ मुझे हर चीज याद हो जाए। ठीक है, अगर अभी भी आप नोट मेकिंग बना रहे हो, बार बार नोट्स को ही नोट में ही ऐड ऑन कर रहे हो, अभी ऐड ऑन करने का टाइम नहीं है। ऐड ऑन करने का टाइम है जो आप मॉक से पढ़ रहे हो, उन चीजों को थोड़ा ऐड ऑन करके अपने माइंड में डालिए उनको। बाकी जो चीजें हैं, न्यू टॉपिक्स हैं, उनको ऐड ऑन करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अभी आपको अपने नोट्स को और भी शॉर्टन करते जाना है। नोट्स इस तरीके से बना लेना है कि 2 से 3 पेज में एक यूनिट हो जाए, ताकि आपको लास्ट 4 to 5 डेज में पढ़ने में अच्छा रहे, वो समझ आए और अच्छे से आप उस चीज को कवर कर सको। जो 20 सब्जेक्ट्स है पेपर 1 एंड पेपर 2 के, वो अच्छे से समझ सको। तो इस चीज पे आपको ध्यान देना है। फिर इसके बाद एक ये मुद्दा निकलता है लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। ये लैक ऑफ कंसिस्टेंसी क्या है? एक चीज ध्यान से समझना, आप पढ़ रहे हो, ठीक है, आप डेली पढ़ते हो, बट योर ग्राफ इज लाइक दिस, ये कंसिस्टेंसी नहीं है। आप ग्रोथ नहीं कर रहे हो उसमें। कंसिस्टेंसी का ग्राफ ऐसा होना चाहिए कि आप लगातार पढ़ रहे हो, लगातार इंप्रूवमेंट कर रहे हो। योर ग्राफ शुड बी लाइक दिस, योर प्रोग्रेस शुड बी लाइक दिस। ये जो प्रोग्रेस है ये कोई प्रोग्रेस नहीं है। इट मीन्स आप काम तो कर रहे हो, आप एफर्ट्स तो कर रहे हो, एफर्ट्स तो आपके बढ़ते जा रहे हैं, बट प्रोग्रेस नहीं बढ़ रही। प्रोग्रेस उतनी उतनी है। तो अब क्या चीज हमें करनी है? प्रोग्रेस भी इंप्रूव होनी चाहिए, आपके एफर्ट्स भी बढ़ने चाहिए। तो एफर्ट्स और प्रोग्रेस दोनों डायरेक्टली रिलेटेड होने चाहिए, और ग्राफ आपका ऊपर जाता होना चाहिए। ये कंसिस्टेंसी का मीनिंग अब होना चाहिए, ना कि कंसिस्टेंसी का मतलब है कि मैं डेली इतने टाइम पढ़ रहा हूँ। नहीं, आप क्या अच्छा सीख रहे हो, क्या आप लास्ट डे से अच्छा इंप्रूव कर रहे हो, वो चीज आपकी कंसिस्टेंसी में यहाँ पे मैटर करेगी। तो ये चीज का आपने ध्यान रखना है।
फिर उसके बाद आता है लेस नंबर ऑफ मॉक्स गिवन। अब आप क्या करते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत क्रूशियल पॉइंट है ये, जो भी बार बार नेट क्लियर कर रहे हैं वो 100% मैं ये श्योरिटी दे रही हूँ, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करते हैं। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा एम्फेसाइज कर रहे हो, बट आप एक्सपेक्टेड मार्क्स कम देते हो। ठीक है, ये मुझे जो मैंने ऑब्जर्व किया है, जितने स्टूडेंट्स को मैंने देखा है, जितने फेलोमेट्स को मैंने देखा है जो मेरे साथ प्रिपेयर कर रहे थे, तो मुझे ये चीज वहां पे बहुत अच्छे से समझने को मिली है कि आप मॉक टेस्ट कम दे रहे हो। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आप कर लेते हो, क्लासेस में क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं आप उनको भी अच्छे से कर रहे हो, बट आप उस एनवायरनमेंट के साथ फ्रेंडली नहीं हो रहे हो जहां पे आपको 150 क्वेश्चंस करने हैं इन 3 आवर्स। इस एनवायरनमेंट के साथ फ्रेंडली होना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। तो ये मेक श्योर करिए कि अगर अभी भी आप मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो तो अभी भी हमारे पास समय है, 7 से 8 मॉक टेस्ट आप देंगे। ठीक है, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर रहे हो ना, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कंप्लीट मॉक टेस्ट लगाइए जहां पे आप 3 आवर्स में 150 क्वेश्चन कर रहे हैं। मेरा मेन कंसर्न यहाँ पे ये है कि आप उस एनवायरनमेंट के साथ फ्रेंडली होइए। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ऐसे ही सोल्व करना उसका कोई मतलब नहीं होता, बट जब आपको पता है कि हाँ 3 आवर्स में मुझे 150 क्वेश्चन करने हैं और पेपर 1 पेपर 2 कंप्लीट करना है, वो एक अलग चीज होती है और वही आपको एक्चुअल में कॉन्फिडेंस देता है और वही आपकी अच्छी तैयारी करवाता है। इस चीज को ध्यान में रखेंगे एंड आई होप आप ये चीज को ध्यान देंगे। और अगर आप भी ये चीज कर रहे हो, अभी तक भी ये गलती कर रहे हो, तो आज से इसको करना बंद करेंगे। फिर इसके बाद लास्ट चीज यहाँ पे देखिए क्या है, कि आप एक टाइम पे 2 से 3 चीजों के लिए प्रिपेयर करते हो। जेआरएफ करना है, बट साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, हम रिसर्च प्रपोजल पे भी काम कर रहे हैं। ठीक है, हम साथ साथ क्या कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जामिनेशन की भी तैयारी करते हैं, हम साथ साथ डिफरेंट कॉलेजेस में इंटरव्यू भी देते हैं, हम साथ साथ रिसर्च पेपर पे भी काम कर रहे हैं। अच्छी बात है, बट ये जो टाइम पीरियड होता है ना लास्ट का 1 मंथ, तो लास्ट का 1 मंथ और 2 मंथ मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आपको फोकस होके सिर्फ और सिर्फ जेआरएफ के लिए ही प्रिपेयर करना है अगर आप जेआरएफ को टारगेट करते हो, क्योंकि ये डिमांड है इस पेपर की। अगर आप मल्टीपल चीजें एक साइड एक टाइम पे करने की सोच रहे हो और मल्टीपल चीजें एक टाइम पे करते हो, तो आपको थोड़ी थोड़ी सक्सेस हर जगह मिल जाती है और वो बार बार नेट होना है इस थोड़ी सी सक्सेस। ठीक है, अगर आपको जेआरएफ चाहिए तो आपको उसके लिए उतने ही एफर्ट्स करने होंगे, उतना ही समय निकालना होगा। जो समय आप कहीं और दे रहे हो उस समय को उसी तैयारी में दो ताकि आप नेट से जेआरएफ तक का फासला है जो कवर कर सको। तो 2 से 3 चीजों के लिए प्रिपेयर करना इज नॉट अ गुड आइडिया, और स्पेशली लास्ट के मंथ में। तो अभी ये जो लास्ट टाइम है ये बहुत क्रूशियल टाइम है, अगर अभी भी आप ये चीजें कर रहे हो तो इसको बंद करना पड़ेगा और फोकस होके एक ही चीज को टारगेट करना होगा, दैट इज योर जेआरएफ। जेआरएफ पे फोकस करिए, नेट एग्जामिनेशन पे फोकस करिए कि मुझे इस बार जेआरएफ की कट ऑफ क्लियर करनी है, और करनी है तो वो करनी है। 100% एफर्ट्स उसमें जाने चाहिए कि साथ में ये चीजें भी कर लेते हैं, वो चीजें भी कर लेते हैं, वो चीजें आपको कहीं ना कहीं अपने गोल से दूर कर रही हैं। ठीक है, तो इस चीज पे फोकस करना है, अभी आपको सब कुछ भूल के जेआरएफ पे ही फोकस करना है। 15 से 20 दिन है, ज्यादा समय नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपका एग्जामिनेशन 22 जून को भी है, तब भी आपके पास ज्यादा समय नहीं है, 20 से 25 दिन ही तो है मैक्सिमम। तो अभी इन टाइम को आपने बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। ठीक है, और ये चीजें आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। ये कुछ ऑब्जर्वेशन है जो मैंने नोट डाउन की थी और जो मुझे लगा कि ये जो पॉइंट्स हैं ये आपको रोकते हैं। बार बार आप नेट क्लियर कर रहे हो बट क्यों जेआरएफ तक नहीं जा रहे हो, वाई, क्वेश्चन मार्क पुट करिए कि क्यों मैं जेआरएफ नहीं कर रहा। अगर आपको इनमें से कोई भी आंसर मिलता है तो इट मीन्स वही चीज आपके लिए एक हर्डल क्रिएट कर रही है, और ये चीज मैंने बहुत ज्यादा ऑब्जर्व की है व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग। तो तब मुझे भी ये चीजें स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दी थी इन्होंने, और फर्स्ट अटेम्प्ट में ऐसा ही हुआ था कि मेरा भी नेट भी नहीं हुआ था, जेआरएफ तो दूर है। तो बट अब बार बार नेट कर लेते हो, ठीक है, नेट तक पहुंच रहे हो, बट जेआरएफ तक नहीं पहुंच रहे हो। वो 10 से 15 नंबर, सिर्फ 10 से 15 नंबर का ही क्यों फासला बार बार रह रहा है, ज्यादा फर्क नहीं है नेट और जेआरएफ में। क्यों आप 5 से 7 क्वेश्चन की वजह से बार बार रह जाते हो। वो 5 से 7 क्वेश्चन में हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। ऐसे होता है ना कि हम 50% मार्क्स तो बहुत इजीली स्कोर कर लेते हैं, बट 50 के बाद जब 60 करना होता है तो एफर्ट्स लगते हैं। 70% स्कोर कर लिए, जब उसको 80% में कन्वर्ट करना है तो उतने ही एफर्ट्स लगते हैं जितने 70% ना मार्क्स लेने में लगे थे। तो यही चीज है यहाँ पे, जितना एफर्ट्स नेट क्लियर करने में लगते हैं उतना ही एफर्ट आपको जेआरएफ क्लियर करने में भी लगेगा। तो इस टाइम अगर आप जितना पढ़ रहे हो उसको थोड़ा सा गियर अप करो,
जो जो गलतियां कर रहे हो, अगर मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो तो मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करो। मॉक टेस्ट से मेरा मतलब है कि एक गो में 150 क्वेश्चंस लगाने स्टार्ट करो, ठीक है। और मल्टीपल चीजों पे डाइवर्ट नहीं करना है अपना ध्यान, फोकस होके एक चीज के लिए तैयारी करिए और वो है जेआरएफ एग्जामिनेशन। इस बार अगर आप अभी 15 से 20 दिन इस एग्जामिनेशन को दे देते हो तो बात वही होगी कि आपके पास जेआरएफ होगा ना, तो आपको वो 3-4 चीजें जो आप साइड बाय साइड कर रहे हो उनके लिए आपको ज्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे, आपके लिए आगे का रास्ता बहुत स्मूथ हो जाएगा। तो थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कंसेप्ट हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में, उसको अप्लाई करिए कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी, आपको डिसाइड करना होगा कि क्या आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। और उसके लिए जो सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव है उसको आपको थोड़े टाइम पीरियड के लिए तो निग्लेक्ट करना ही पड़ेगा, वही आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी और वही आपको बेटर रिटर्न देगी। तो इस चीज पे फोकस करिएगा। आई होप आपको ये चीजें समझ आएंगी एंड आप इस चीज पे काम करोगे और ये चीजें आपको अल्टीमेटली हेल्प करेंगी आपके जो एम है उनको पूरा करने में, ठीक है। और अगर आप अभी भी टेस्ट सीरीज नहीं परचेज की हो तो आप टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हो, जेआरएफ अड्डा की तरफ से लाइव हो चुकी है। आपको कंप्लीट 21 टेस्ट मिलते हैं। 21 टेस्ट बहुत होते हैं एक एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। कंप्लीट टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी, पेपर 1 एंड पेपर 2 की, लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड है, ठीक है। और डिटेल एक्सप्लेनेशन है, डाउट क्लियरिंग सेशन है, बिल्कुल पेपर जैसा ही आपको मॉक टेस्ट मिलने वाला है। टेस्ट सीरीज की प्राइस आपके सामने है। पीडीएफ अगर आपको लेनी है, पेपर 1 के इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस के लिए, वो आप ले सकते हो। ई नोट्स हैं पेपर 2 के, तो अगर आप कॉमर्स के ई नोट्स लेना चाहते हो तो आप ई नोट्स भी ले सकते हो, ये डिटेल नोट्स हैं। बट अभी जो लास्ट के 10 दिन है मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप खुद के नोट्स बनाएं जो आपने ऑलरेडी बनाए हुए हैं। टेस्ट सीरीज पे ज्यादा फोकस करिए और पेपर 1 की अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हो टॉप 50 टॉपिक्स की तो आप पीडीएफ ले सकते हो, ये चीजें आपको बहुत हेल्प करेंगी। और मैंने आपके लिए 500 एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की हुई है। कॉमर्स स्पॉटलाइट पे हमारी क्लासेज रहती हैं शाम को 6 बजे, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कंसेप्ट्स हैं जो पेपर में देखने को मिलेंगे, तो एक अच्छी तैयारी हो जाएगी। मॉक टेस्ट की तरह ही हमारी ये क्वेश्चन सीरीज चलती है। डेली हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हुए चलते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड है और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो आपको तैयारी करवाते हैं सिलेक्शन की। तो ऑल द वेरी बेस्ट। चैनल पे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें उन सभी के साथ जो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।